नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एफोरिज्म नंबर 5 एफोरिज्म नंबर 11 सीखेंगे। अब तक हम सीख रहे हैं कि एक फिजिशियन के पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, कि डिजीज में उसको क्या क्योर करना है। उस पार्ट को हम समझ रहे हैं, क्योंकि एफोरिज्म नंबर 3 में वही आया। सबसे पहला टॉपिक वो है नॉलेज ऑफ डिजीज। उसी की पार्ट की डिजीज की ही लर्निंग की पार्ट हम चल चल रहे उसी पर। और उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा नॉलेज ऑफ मेडिसिन। लेकिन ये बात का टॉपिक है, अभी हम ले रहे हैं नॉलेज ऑफ डिजीज के बारे में सीख रहे हैं। एफोरिज्म नंबर 11, व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल, इट इज ओनली द स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स everywhere present in his organism that is primarily deranged by dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life। तो जब भी कोई बंदा बीमार पड़ता है तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक जो वाइटल फोर्स जो ऑर्गेनिज्म में हर एक जगह मौजूद है, सिर्फ वही प्राइमरीली डिरेंज होता है। सबसे पहले वही डिरेंज होता है। डायन कैसे डिरेंज होता है? तो वो डायनामिक इन्फ्लुएंस से डिरेंज होता है। डायनामिक इन्फ्लुएंस की जो लाइफ लाइफ की इनिमिकल एजेंट से आती है, वो डायनामिक इन्फ्लुएंस से अफेक्ट हो रहा है और उससे फिर बाद में डिरेंज होता है, फिर बॉडी में चेंजेस दिखता है। इट इज ओनली द वाइटल फोर्स deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular processes which we call disease। ये उस हद तक वाइटल फोर्स, सिर्फ वाइटल फोर्स उस हद तक एबनॉर्मल स्टेट में डिरेंज होता है कि जो ऑर्गेनिज्म को जो वाइटल फोर्स उसकी फर्निश कर देता है, उसके डिसएग्रीएबल सेंसेशन दे देता है और उसको गलत तरीके से फंक्शन करने में मजबूर कर देता है। तो वाइटल फोर्स सिर्फ यही एक फोर्स है जो हमारी ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी को, ह्यूमन की बॉडी को, ह्यूमन क्या किसी भी बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को डिसएग्रीएबल सेंसेशन के साथ वो फर्निश करता है एंड इंक्लाइन इट टू इरेग्युलर प्रोसेस, और उसको मजबूर करता है इरेग्युलर प्रोसेसेस करने के लिए, जिसको हम डिजीज कहते हैं। तो दो चीजें क्रिएट होती है जब वाइटल फोर्स एबनॉर्मल हो जाए, डिरेंज हो जाए, तो वो ऑर्गेनिज्म में डिसएग्रीएबल सेंसेशन एंड इरेग्युलर प्रोसेसेस क्रिएट करता है, जिसको हम डिजीज कहते हैं। तो ये है डिजीज फॉर एज अ पावर। इसीलिए एज अ पावर इनविजिबल इन इटसेल्फ, ये एक पावर जो इटसेल्फ इनविजिबल है, पावर होने की वजह से एक शक्ति कभी भी दिखाई नहीं देती, उसको हम महसूस कर सकते हैं। ये एक एनर्जी होने की वजह से वो इटसेल्फ इनविजिबल है एंड only cognizable by its effects on the organism। organism पर उसकी इफेक्ट से ही हम उसको समझ सकते हैं। its morbid derangements only makes it known by the manifestation of disease in the sensation and functions of those parts of the organism exposed to the senses of the observer and physician, that is by morbid symptoms, and in no other way can it make itself known। तो जो ये डिरेंजमेंट होती है, वो सिर्फ इफेक्ट्स जो ऑर्गेनिज्म पर उसकी इफेक्ट्स है, उससे ही हम उसको समझ सकते हैं। और ये मॉर्बिड डिरेंजमेंट इसी तरह से ही अपने आप को वो जता सकता है। वाइटल फोर्स में जो डिरेंजमेंट आई है, वो किसी और जरिए से वो अपने आप को जता नहीं सकता। वो सिर्फ अपने अपने इसी इसी स्वरूप से, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म में डिसएग्रीएबल सेंसेशन एंड इरेगुलर प्रोसेसेस क्रिएट करके उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है उसको डिफंक्शनलाइज करके,
यानी कि उसकी फंक्शन में गड़बड़ी करके, उसके सेंसेशन में गड़बड़ी करके वो अपने आप को बाहर एक्सपोज कर रहा है और किसी चीज से वो एक्सपोज कर भी नहीं सकते, और हम उसको किसी और चीज से जान भी नहीं सकते। तो इसमें एक फुटनोट आती है डायनामिक इन्फ्लुएंस को लेके, जिसको हम मटेरिया पिकेंस, हनीमन सर इसको मटेरिया पिकेंस कहते हैं। ये एक शॉर्ट नोट भी आती है बीएचएमएस के कोर्स में, ऑर्गेनॉन के क्वेश्चन पेपर में आता है मटेरिया पिकेंस। तो मटेरिया पिकेंस मीन्स डायनामिक इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स दैट इज इनिमिकल टू लाइफ। तो ये एक डायनामिक इन्फ्लुएंस है मटेरिया पिकेंस मीन्स। तो ये जो बच्चे अभी भी फर्स्ट टू फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट बात है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ। लेकिन और एक दूसरी फुटनोट आती है, फुटनोट नंबर 8, जो इसी इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वाइटल फोर्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे बताता है कि वो बीमार है। तो वो डिसएग्रीबल सेंसेशन फंक्शन से होता है। ये फुटनोट सिक्स एडिशन में आती है, फिफ्थ एडिशन में ये फुटनोट नहीं दी गई। सिक्स एडिशन की ये फुटनोट है, फुटनोट नंबर 8। व्हाट इज द डायनामिक इन्फ्लुएंस, डायनामिक पावर? डायनामिक इन्फ्लुएंस या फिर डायनामिक पावर क्या है? Our Earth, by virtue of a hidden invisible energy, carries the moon around her in 28 days and several hours, and the moon alternately in definite fixed hours, deducting certain differences which occur with the full and new moon. तो हमारी दुनिया, ये जो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, उसके गुण के कारण या फिर कोई एक अंदर जो छुपी हुई इनविजिबल एनर्जी है, शक्ति है, उसकी वजह से हमारी दुनिया हमारी पृथ्वी चंद्र को कैरी कर रही है, यानी कि उठा रही है। हमारे साथ जुड़ा हुआ है चंद्र, उसको साइंस में कहते हैं उपग्रह। तो ये चंद्र हमारे ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, अराउंड हर, इस पृथ्वी के साथ इर्द गिर्द वो भ्रमण कर रही है। 28 डेज तक वो भ्रमण करती है और एक चक्कर पूरा करती है। Moon alternately in definite fixed hours raises our northern seas to flood tide and again correspondingly lowers them to ebb। यानी कि इस ये जो डेफिनिट फिक्स्ड आवर्स है, जिसमें 15 दिन घटते हैं, चंद्र दिखना कम होता है, 15 दिन में चंद्र दिखना बढ़ता है। तो ये जो न्यू एंड फुल मून की जो प्रोसेस है, उसमें उसमें ये अल्टरनेटली क्या करती, नॉर्दर्न सीज को, हमारे जो नॉर्दर्न सीज है उसमें टाइड आती, यानी कि फ्लड आता है और फिर बैठ जाता है, फ्लड आता है बैठ जाता है, ऐसा होता है। अपेरेंटली दिस टेक्स प्लेस नॉट थ्रू मटेरियल एजेंसीज। अब ये हमें दिखाई देता है कि जब भी पूनम और अमास होती है तो ये भरती औट आते रहते, यानी कि समुद्र में ये टाइड की सिचुएशन आती है और फिर चली जाती है। तो ये हम देख सकते हैं कि कोई भी इसमें मटेरियल एनर्जी, वहां पर मटेरियल एजेंसी कुछ नहीं है जिससे ये हो रहा है। यानी कि समुद्र के अंदर किसी ने कोई मोटर नहीं रखी है कि जहां से उससे वो वेव क्रिएट हो और बाहर आए पानी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ इनविजिबल एनर्जी की मदद से हो रहा है, हम उसको महसूस करते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब वही वही जो फंडा है, वही जो लॉस है इस दुनिया के, जब हम इस बीमारियों पर अप्लाई करने की बात करें, तब सब लोग पीछे हट जाते। लेकिन यही हनुमान सर कहते हैं कि जो होम्योपैथी है वो नेचुरल है और सभी नेचुरल लॉस के साथ जुड़ी हुई है। तो कोई एजेंसी से नहीं होता है, नॉट थ्रू मैकेनिकल कंट्रोवर्सीज as are used by
फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन लेबर, कि ना ही कोई अंदर कोई इंसान है जो पानी को बाहर धकेल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मैकेनिकल कंट्रोवर्सीज नहीं है। सबको पता है कि ये चंद्र पूनम और अमास होता है तभी ही ऐसा होता है। And so, we see numerous other events about us as results of action of one substance on another substance without being able to recognize a sensible connection between cause and effect. तो इसी तरह से हम ऐसी ऐसी काफी सारी दूसरी इवेंट्स देखते हैं अबाउट अस, जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है। ऐसी काफी सारी इवेंट्स देखते हैं एज रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। किस तरीके से देखते हैं कि वे एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के ऊपर इफेक्ट हो रही है, उसकी वजह से ये परिणाम, ये घटनाएं घटित हो रही है, कि उसका सेंसिबल कनेक्शन को हम रिकॉग्नाइज करे बिना हम उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि ये कैसे हो रहा है। उसकी कॉज एंड इफेक्ट के कनेक्शन को जाने बगैर हम उसको देख रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं। Only the culture practiced in comparison and deduction can form for himself a kind of supra sensual idea sufficient to keep all that is material or mechanical in his thoughts from such concepts। सिर्फ वही इंसान कि जो जो कल्चर्ड है, प्रैक्टिस्ड है, कंपैरिजन और डिडक्शन में प्रैक्टिस कर रहा है, और उसी उसी में वो जुड़ा हुआ कल्चर के साथ वो आगे बढ़ रहा है, वो इंसान, सिर्फ सिर्फ यही इंसान कैन फॉर्म फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए ये बना सकता है अ काइंड ऑफ सुप्रा सेंसुअल आइडिया, एक सुप्रा सेंसुअल आइडिया बना सकता है सफिशिएंट टू कीप ऑल दैट इज मटेरियल मैकेनिकल इन हिज थॉट्स फ्रॉम सच कॉन्सेप्ट्स। वही वही इंसान इस इस सुप्रा एक सुप्रासेंशियल आइडिया की तरह अपने आप को बना सकता है, जो जो ऐसे कंसेप्ट्स को सिर्फ मैकेनिकली या मटेरियली देख सकता हो और रख सकता हो। लेकिन ये सब तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कोई समुद्र से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है किसी मैकेनिकल या मटेरियल चीजों से। पानी बाहर अपने आप आ रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ मून। ही कॉल्स सच इफेक्ट्स डायनामिक। इसीलिए हम इसको डायनामिक कह सकते हैं, वर्चुअल कह सकते हैं, दैट इज सच एज रिजल्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक प्योर एनर्जी एंड एक्शन ऑफ द वन सब्सटेंस अपॉन द अदर सब्सटेंस। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी कह सकते हैं, और एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के ऊपर क्या असर है, बस यही हम इसको कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, द डायनामिक इफेक्ट of sick making influences upon healthy man as well as the dynamic energy of the medicines upon the principle of life in the restoration of health is nothing else than infection, and so not in any way material, not in any way mechanical. As for example, for instance, means uh, अगर हम उसका एग्जाम्पल ले, तो जो भी डायनामिक इफेक्ट है सिक मेकिंग इन्फ्लुएंसेस की हेल्दी मैन के ऊपर जो भी इन्फ्लुएंसेस है, असर हो रही है, डायनामिक इफेक्ट हो रही है इन्फ्लुएंसेस की, एज वेल एज जो मेडिसिन की डायनामिक एनर्जी है लाइफ प्रिंसिपल पर, वो रिस्टोरेशन को हेल्थ करने में जो डायनामिक एनर्जी है, वो दोनों इज नथिंग एल्स देन इन्फेक्शन। वो एक इन्फेक्शन से अलावा और कुछ नहीं है, ये एक तरीके का इन्फेक्शन है, ना ही मटेरियल, ना ही कोई मैकेनिकल, और किसी भी तरीके से वो अच्छा
दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही और जो बाहरी इन्फ्लुएंसेस है, डायनामिक इफेक्ट है उसकी, वो भी एक इन्फेक्शन की तरह है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन वो इन्फेक्शन या कोई मटेरियल या मैकेनिकल नहीं है। जस्ट एज द एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट attracting a piece of iron or steel is not material, not mechanical। उसी तरह जिस तरीके से एक मैग्नेट की जो एनर्जी है वो पीस ऑफ आयरन या स्टील को अट्रैक्ट करता है, वो कोई मटेरियल या मैकेनिकल नहीं है। या फिर हमने आगे देखा कि मून की एनर्जी की वजह से जो टाइड आती है, वो भी कोई मैकेनिकल या मटेरियल नहीं है। वन सीज दैट piece of iron is attracted by one pole of the magnet, but how it is done is not seen। हाँ, सब लोग ये देख सकते हैं कि भाई एक उसके जो एक पॉल है, मैग्नेट का एक पॉल, उससे अट्रैक्ट हो रहा है आयन के पीसीस, लेकिन वो कैसे अट्रैक्ट हो रहा है वो कोई सोच देख नहीं सकता। दिस इनविजिबल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट डज नॉट रिक्वायर मैकेनिकल मटेरियल ऑक्सिलरी मीन्स हुक और लीवर टू अट्रैक्ट द आयन। ये जो मैग्नेट की इनविजिबल एनर्जी है, उसको कोई भी मटेरियल या मैकेनिकल चीज की जरूरत नहीं पड़ती उस आयन या स्टील की जो पीपीसी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि हुक या लीवर की जरूरत नहीं पड़ती कि जिससे वो खींच ले अपने अपने पास उसको खींच ले। द द मैग्नेट ड्रॉज टू इटसेल्फ, मैग्नेट अपने आप वो खींचता है। एंड दीज एक्ट्स अपॉन द piece of iron or upon a steel needle by means of a purely immaterial, invisible, conceptual inherent energy that is dynamically and communicates to the steel needle the magnetic energy equally invisibly means dynamically। तो ये जो मैग्नेट इस तरीके से खींचता है, वो पीस ऑफ आयरन पर जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, वो या फिर स्टील नीडल हो, वो कैसे एक्ट कर रहा है, किसके जरिए? तो बाय मीन्स ऑफ अ प्योरली इमटेरियल, इनविजिबल, कंसेप्चुअल, इनहेरेंट एनर्जी की जो डायनामिकली काम कर रही है। कि मैग्नेट के अंदर जो पड़ी हुई एनर्जी है, इनहेरेंट एनर्जी, उसके द्वारा ये ये सब कुछ काम कर रहा है। और उसी तरीके से वो स्टील नीडल को ये इन्फेक्शन कम्युनिकेट भी करता है। इसीलिए एक स्टील नीडल जो मैग्नेट के साथ जुड़ी हुई होती है वो दूसरी स्टील नीडल्स को भी अट्रैक्ट करती जा रही है। तो ये हमने काफी बार देखा होगा बचपन से ही कि जब भी हम चुंबक को किसी किसी आयरन रॉड से हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके पीछे जिसके पास हम आयरन रॉड नहीं ले गए, वो भी जो मैग्नेट नहीं ले गए, वो भी जो आयरन की नीडल होती है वो उसके पीछे जुड़ के आ जाती है। तो यानी कि वो कम्युनिकेट करती है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टील या आयरन नीडल के साथ। द स्टील नीडल बिकम्स इटसेल्फ मैग्नेटिक। जैसे ही वो उसके उससे अ, उसके साथ जुड़ती है, अट्रैक्ट होती है, तो वो खुद एक मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है स्टील नीडल। इवन एट अ डिस्टेंस व्हेन द मैग्नेट डज नॉट टच इट, जब जब मैग्नेट उसको टच नहीं करा तो भी वो उस तरीके से वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके उसके अंदर आ जाती। दैट इज बिकॉज ऑफ डायनामिक influence on the steel needle of magnet and magnetizes other steel needles with the same magnetic property dynamically with which it had been endowed previously by the magnetic rod। एक बार वो चुंबक से लग जाए तो फिर उसके अंदर भी ऐसी ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा हमने रूटीन हमने लाइफ में देखा होगा। स्पेशली जो टेस्टर होता है, अगर उसको आप 2-3 बार चुंबक से उसकी उसकी जो पिन होती है उसको आप घिस दो तो फिर वो मैग्नेटिक बन जाती है और वो जो भी स्क्रू हम उसको फिट करने वाले हो उसके उसके साथ चिपक जाते हैं। That is a commonly we have used this property, but we are not understanding, we are not recognizing how it is occurred।
जस्ट एज अ चाइल्ड विथ स्मॉल पॉक्स, उसी तरह चाइल्ड भी जो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित है या मीजल्स से इन्फेक्टेड है कम्युनिकेट्स टू अ नियर अनटच्ड हेल्दी चाइल्ड इन एन इनविजिबल मैनर डायनामिकली द स्मॉल पॉक्स और मीजल्स। अगर उसको छुएगा नहीं तो भी कोई हेल्दी बच्चे को वो ये इन्फेक्शन को दे सकता है बिना छुए, जैसे कोरोना में हुआ। अफेक्ट और उसको डायनामिकली डिरेंज करेगा, डायनामिक मैनर में उसको स्मॉल पॉक्स और मीजल्स को कम्युनिकेट करवाएगा, दैट इज इन्फेक्ट्स इट एट अ डिस्टेंस विदाउट एनीथिंग मटेरियल फ्रॉम द इन्फेक्टिव चाइल्ड गोइंग और कैपेबल ऑफ डूइंग गोइंग टू द वन टू बी इन्फेक्टेड। तो ऐसा कुछ भी जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसमें से किसी और बच्चे में कोई भी मटेरियल चीज जाए बगैर उस इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है डायनामिकली स्पिरिचुअली, जो डिस्टेंस में है वहां पर भी। तो जैसे चाइना से यहाँ और पूरी दुनिया में कोरोना जो फैला वो भी उसी तरीके की इन्फेक्शन है, डायनामिक इन्फेक्शन। जो डायनामिकली हुआ उसको हम डायनामिकली ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बीमारियों का नेम ले लो, ये सब डायनामिक डिरेंजमेंट है। A purely specific conceptual influence communicated to the near child smallpox or measles in the same way as the magnet communicated to the near needle the magnetic property। ये एक प्योरली स्पेसिफिकली कंसेप्चुअल इन्फ्लुएंस है जो दूसरे बच्चों को नियर बाई जो बच्चे हो गए या पर्सन हो गए उनको कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी स्टील नीडल में आ जाती है उसी तरीके से ये स्मॉल पॉक्स मीजल्स फैल रहा है या कोई भी बीमारी फैल रही है। इन अ सिमिलर वे द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन अपॉन लिविंग मैन इज टू बी जस्ट। इसी तरीके से हम मेडिसिन की इफेक्ट को लिविंग मैन में जज कर सकते हैं। सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज मेडिसिन आर मेडिसिन ओनली इन सो फार एज they possess each its own specific energy to alter the well-being of man through dynamic conceptual influence by means of the living sensory fiber upon the conceptual controlling principle of life। तो इसी तरीके से हम हमारी दवाओं की इफेक्ट को समझ सकते हैं, जज कर सकते हैं। जो भी सब्सटेंसेस हम दवाइयों की तरह यूज कर रहे हैं वो सब मेडिसिन है। ओनली तभी हो सकते मेडिसिन ओनली इन सो फार जब जब तक वो उन उन स्पेसिफिक एनर्जी को पजेस करते हैं। वो सब्सटेंसेस जब वो स्पेसिफिक एनर्जी को पजेस करेंगे तब वो दवाई बन सकती है कि इंसान को उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करे जिस तरीके से उनकी बीमारी है। और ये इफेक्ट कहाँ आ रही है? लाइक प्रिंसिपल पर, कि जो इन सब को कंट्रोल करता है, लिविंग सेंसरी फाइबर को कंट्रोल करता है, उसके जरिए ये इन्फ्लुएंस आता है, उसके ऊपर आता है और इसके जरिए लाइफ प्रिंसिपल अपने आप को बाहर दिखाता है। और अच्छा भी हो जाए तो इसी लिविंग सेंसरी फाइबर की हेल्दी कंडीशन से हमें पता चलता है कि ये सब अच्छा हो रहा है। The medicinal property of those material substances which we call medicines proper relates only to their energy to call out alterations in the well-being of animal life. Only upon this conceptual principle of life depends their medicinal health altering conceptual dynamic influence। जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कोई भी मटेरियल सब्सटेंसेस हो, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसको हम मेडिसिन प्रॉपर कहते हैं, उसमें वो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रिलेट करते हैं उस एनर्जी से जिसको हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर एनिमल लाइफ की वेलबींग को अल्ट्रेशन करने की ताकत है। वही उस एनर्जी ही उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और ओनली अपॉन दिस कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ डिपेंड्स, और इसी कंसेप्चुअल प्रिंसिपल जो है मेडिसिन का उसी पर आधार रखती है। डिपेंड्स द मेडिसिनल हेल्थ अल्टरिंग कंसेप्चुअल डायनामिक इन्फ्लुएंस, इसी पर आधार रखते हैं। जस्ट एज द नियरनेस ऑफ मैग्नेटिक पॉल कैन कम्युनिकेट ओनली मैग्नेटिक एनर्जी टू द स्टील बट कैन नॉट कम्युनिकेट अदर प्रॉपर्टीज। तो जो मैग्नेटिक पॉल है वो सिर्फ स्टील नीडल को ही
कम्युनिकेट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल मोर हार्डनेस एंड डक्टाइलिटी उसको उसको नहीं दे सकता। जो स्टील नीडल है उसको मोर हार्ड या मोर डक्टिलिटी बनाता नहीं है। सिर्फ वही कम्युनिकेट कर रहा है जो उसके अंदर है, मैग्नेटिक एनर्जी की प्रॉपर्टी है तो वो उसको कम्युनिकेट कर कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टीज उससे कम्युनिकेट नहीं हो रही एंड दस एवरी स्पेशल मेडिसिनल सब्सटेंस अल्टर्स थ्रू अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। इसीलिए कोई भी स्पेशल मेडिसिनल सब्सटेंस हो वो एक इन्फेक्शन के जरिए काम कर रही है, अल्टर कर रही है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रही है। तो बीमारियों को भी अच्छा करना है तो उसकी कुछ अल्टरिंग पावर है, कोई इन्फ्लुएंस है कंसेप्चुअल, हमें उसी को समझना है। हर एक दवाई में हमें वही समझना है कि ये क्या अच्छा कर सकती है, ये दवाई क्या अच्छा कर सकती है। आगे जाके हम वो उसको उस पार्ट को समझेंगे कैसे वो समझना। दैट वेलबींग ऑफ मैन इन अ peculiar मैनर exclusively its own and not in a peculiar manner peculiar to another medicine। अपनी जो खुद की peculiar manner है उसी manner में वो हेल्दी लिविंग बॉडी को वो कम्युनिकेट करेगी, उसको असर करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। कोई दूसरी मेडिसिन की जो प्रॉपर्टी है पिक्यूलियर मैनर है उसके जैसे वो एक्ट नहीं करेगी। तो हर एक दवाई अपनी अपनी खुद एक स्पेशल एबिलिटी रखती है। as certainly as the nearness of the child ill with smallpox will communicate to a healthy child only smallpox and not measles। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अगर स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड बच्चा है तो फिर वो सिर्फ सिर्फ हेल्दी चाइल्ड को स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन दे सकता है, मीजल्स का नहीं दे सकता। These medicines act upon our well-being wholly without communication of material parts of the medicinal substances, thus dynamically as if through infection। तो जो मेडिसिन्स है, ये सब मेडिसिन्स है वो एक्ट करती है हमारे वेलबींग पर, वॉली वॉल तरीके से एक्ट कर रही है विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल पार्ट्स ऑफ मेडिसिन सब्सटेंसेस। मटेरियल पार्ट को कम्युनिकेट किए बगैर वो उनके अंदर जो एनर्जी है छुपी हुई वही एनर्जी हमें कम्युनिकेट कर सकती है। जैसे आर्सेनिक इज अ वेरी पॉइजनस ड्रग, लेकिन लेकिन जब हम उसको पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह यूज करते हैं तो वो उसकी पॉइजनस जो इफेक्ट जो उसकी क्रूड स्टेट में है वो उसको फिर असर नहीं करती, हमारी बॉडी को वो असर नहीं करती। वो सिर्फ वही पावर, अब क्योंकि उसके पावर को अंदर का जो पावर है उसको जागृत किया तो वो सिर्फ पावर ही कम्युनिकेट करती है। Far more healing energy is expressed in a case in point by the smallest dose of the best dynamized medicines, in which there can be, according to calculation, only so little of material substance that its minuteness cannot be thought and conceived by the best arithmetical mind, then by large doses of the same medicine is in substance. Far more healing energy is expressed in a case in point by the smallest dose of the best dynamite medicines। तो ये जो उसकी उसकी जो सबसे बढ़िया हीलिंग एनर्जी है वो तभी एक्सप्रेस होगी जब वो स्मॉलेस्ट डोज में दी जाएगी तब। एक्सप्रेस्ड इन अ केस इन पॉइंट बाय द स्मॉलेस्ट डोज in which there can be, according to calculation के हिसाब से, only so little of material substance that its minuteness cannot be thought। हम उसकी minuteness को सोच भी नहीं सकते, कोई भी कैलकुलेटर में उसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी माइनट हो जाती है। conceived by the best arithmetical mind, उसको उसको कोई भी एरिथमेटिकल माइंड से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंसीव नहीं हो सकते। देन बाय लार्ज डोजेज ऑफ द सेम मेडिसिन इन सब्सटेंस, उस और जो लार्ज डोजेज है उससे कहीं माइनर टेस्ट डोज जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते उसी डोज में दिया जाएगा तब जाके उसकी मोर हीलिंग एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक्सप्रेस होगी। दैट स्मॉलेस्ट डोज
can therefore contain almost entirely only the pure, freely developed conceptual medicinal energy and bring about only dynamically such great effects as can never be reached by the crude medicinal substances itself taken in large doses. तो तब जाके जो ये स्मॉलेस्ट डोज है उससे क्या होगा? प्योर, ओनली प्योर, एंटायरली ओनली प्योर, प्री डेवलप कंसेप्चुअल जो मेडिसिनल एनर्जी है, जो जिसको हमने ट्राइचुरेशन या सक्शन से जागृत किया है, अवेयर कर उसकी अवेकनिंग करवाई है अंदर के पावर की, वो काम करेगा तब जाके एंड ब्रिंग अबाउट ओनली डायनामिकली सच ग्रेट इफेक्ट्स, और सिर्फ तभी ये ग्रेट इफेक्ट्स डायनामिकली हम उसको पा सकते हैं एज कैन नेवर बी रीच बाय द क्रूड मेडिसिनल सब्सटेंस। कभी भी वो क्रूड मेडिसिनल सब्सटेंसेस से वो नहीं हो पाएगा, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर्स और 1x 2x पोटेंसीज, क्योंकि इसको लार्ज डोज में दिया जा रहा है और ये काफी क्रूड सब्सटेंस है, उससे कभी भी ऐसी महान इफेक्ट्स को हम नहीं पा सकते। इट इज नॉट इन द, बस दो अब लाइनें हैं, ये दो पैराग्राफ से हम इसको कंप्लीट करके फिर यहाँ पर आज के दिन को हम स्थगित करेंगे। इट इज नॉट इन द कॉर्पोरल atoms of these highly dynamized medicines, nor their physical or mathematical surfaces with which the higher energies of the dynamized medicines are being interpreted, but vainly as still sufficiently material, that the medicinal energy is found. तो पहले ही अनिमान सर ने पहले फुटनोट में हमने समझा, खुशहाली मैडम ने हमें समझाया कि कोई भी हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से, उसकी कोई पूर्व निर्धारित कोई भी रचना को हमारे दिमाग में डालना नहीं। तो ये ऐसी बात है कि उसमें कौन से एटम्स है, कौन से पार्टिकल्स है, इन सब की बजाय कि जिससे जो मेडिसिनल एनर्जी जिसमें फाउंड है वो क्या है, उसमें हमें नहीं जाना। इट इज नॉट द कॉर्पोरल एटम्स ऑफ हाईली डायनामाइज्ड मेडिसिन नॉर दे ओनली मेडिसिनल एनर्जी काम कर रही है, बस हमें वो देखना है, क्योंकि हम उसको पा नहीं सकते क्योंकि वो डायनामिक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें वो भूलना नहीं है, जो भी एनर्जी काम कर रही है वो डायनामिक एनर्जी है, ना कि कुछ मटेरियल, कोई फिजिकल प्रेजेंस है जिसको हम खोज रहे हैं। तो वही बात हम हमें यहाँ समझा रहे हैं। मोर लाइकली देयर लाइज इनविजिबल इन द मॉइस्चर ग्लोब्यूल और इन इट्स सॉल्यूशन एंड अनवेल्ड liberated specific medicinal force contained in the medicinal substance which acts dynamically by contact with the living animal fiber upon the wall organism without communicating to it anything material, however highly attenuated, and acts more strongly the more free and the more immaterial the energy has become through the dynamization. तो ये जो, और उस उससे ज्यादा हम देखें तो ये जो है वो इनविजिबल तरीके से छुपा हुआ है, देयर लाइस इनविजिबल इन द मॉइस्चर ग्लोबुल, जो हम एक ग्लोबुल देने वाले हैं, वो एक ग्लोबुल में ये एनर्जी इनविजिबल रूप में है, और इन इट्स सॉल्यूशन या फिर उसके सॉल्यूशन में है, जिससे हमने ग्लोबुल्स को मॉइस्चर करना है। तो ये जो मेडिसिनल फोर्स है, लिबरेटेड स्पेसिफिक अनवेल्ड मेडिसिनल फोर्स है, वो मेडिसिनल सब्सटेंस में था, अब ये इस सॉल्यूशन में आ गया, जो तुरंत काम करेगा डायनामिकली, जिसको काम करने में कोई टाइम नहीं लगता, एक्ट्स डायनामिकली बाय कांटेक्ट विद द, जैसे ही कांटेक्ट आएगा एनिमल फाइबर के, तुरंत वो काम करती है, कम्युनिकेट करती है अपने पावर को ह्यूमन बॉडी में, कम्युनिकेट कर देती है, लिविंग एनिमल फाइबर को कम्युनिकेट कर दे, तुरंत ही काम करती है। तो कोई ये ना सोचे कि इसमें काफी टाइम लगता है। टाइम लगता है जहां पर स्ट्रक्चरल चेंज आया है, वहां पर टाइम लगता है, जहां पर नहीं है वो ये तुरंत काम करती है। एंड एक्ट्स मोर स्ट्रांगली द मोर फ्री द मोर इमटेरियल, सबसे मुक्त तरीके से बहुत ज्यादा इमटेरियली ये एनर्जी बन जाती है जब इसको डायनामाइज करते हैं। तो
Is it then so utterly impossible for our age, celebrated for its wealth in clear thinkers, to think of dynamic energy as something non corporeal, since we see daily phenomena which cannot be explained in any other manner? Is it then so utterly impossible? तो क्या वो अशक्य नहीं है चौकसता के साथ, अशक्य नहीं है फॉर आवर एज, हमारी एज में, सेलिब्रेटेड फॉर इट्स वेल्थ, जो जो काफी वेल्थ की तरह सेलिब्रेट कर रही है, उस एज में इम्पॉसिबल नहीं है? इम्पॉसिबल है, तो क्या ये चौकसता के साथ इम्पॉसिबल है? इन क्लियर थिंकर्स, वेल्थ यानी कि किस तरीके से, तो क्लियर थिंकर्स जो काफी क्लियरली सोचते हैं उनके लिए, टू थिंक ऑफ डायनामिक एनर्जी एज समथिंग नॉन कॉर्पोरियल। तो क्या ये जो हम सेलिब्रेटेड एज है वेल्थ वाली, जिसमें हम काफी सोचते हैं, समझते हैं, आजकल तो इंटेलिजेंस काफी बढ़ रही है, तो इस इस एज में भी, ऐसी वेल्दी एज में भी, क्या जमाने में, इस जमाने में क्या ये क्लियर थिंकर को सोचना ये इम्पॉसिबल लगता है चौकसता के साथ, कि जो डायनामिक एनर्जी है वो कुछ नॉन कॉर्पोरियल है, यानी कि जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उसको नॉन कॉर्पोरियल बोलते हैं। जैसे हमारा दिमाग, मन, मन की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बस वो है। तो उसी तरह डायनामिक एनर्जी को ऐसे सोचना, सोचना क्या इम्पॉसिबल हो जाता है इनको? क्योंकि ये हमारी डेली फिनोमिना में हम देखते हैं, जिसको कोई और अलग तरीके से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्या कोई क्लियर थिंकर्स को ये सोचना कि डायनामिक एनर्जी की कोई एक नॉन कॉर्पोरियल प्रेजेंस है, तो वो उसको सोचना क्या इम्पॉसिबल लगता है? क्या इम्पॉसिबल है? If one looks upon something nauseous and becomes inclined to vomit, did a material emetic come into his stomach which compels him to these anti-peristaltic movement? कोई कोई किसी को नोजिया करते हुए देखता है और वो खुद नोजिया उसको आ जाता है या फिर वॉमिटिंग हो जाती है, तो क्या कोई इमेटिक मटेरियल, कोई वॉमिटिंग जो दूसरा वॉमिट कर रहा है या करने वाला है, ऐसा कोई जो वो वॉमिटस बाहर निकलता है, क्या वो उसके पेट में चला गया? सिर्फ देखा कि उसको नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, उससे उसको खुद को नौजिया वॉमिटिंग होने लगे, तो ये कैसा इन्फेक्शन है? उसके अंदर ऐसा क्या स्टमक में गया जिससे इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिवर्स हो गई, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आने लगी और उसकी उसकी भी वॉमिटिंग चालू हो गई? तो ये क्यों होता है? Was it not solely the dynamic effect of nauseating aspect upon his imagination? तो क्या ये सिर्फ एक डायनामिक इफेक्ट नहीं है, उसकी नॉजिएटिंग जो एस्पेक्ट उसने देखा, उसकी उसकी इमेजिनेशन खुद की, जिस बंदे को ऐसा होने लगा, उसकी खुद की इमेजिनेशन पर ही सिर्फ यही एक असर गिरी, क्या ऐसा नहीं था? एंड इफ वन रेजेस हिज आर्म, अगर कोई अपना हाथ रेज करता है, डज इट अकर थ्रू अ मटेरियल विजिबल इंस्ट्रूमेंट? क्या मुझे अपनी अपनी उँगली को खड़ी करने में क्या कोई कोई मैकेनिकल पार्ट चाहिए, कोई डोरी खींचनी पड़ेगी कि ये वो खड़ी हो जाए? नहीं, मुझे सिर्फ सोचना है, वो अपने आप खड़ी हो जाती या हाथ खड़ा हो जाता। लीवर, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं चाहिए। इज इट नॉट solely the conceptual dynamic energy of his will which raises it? मतलब यही बात है कि मुझे तो सिर्फ इच्छा करनी है, सोचना है कि भाई मुझे हाथ खड़ा करना है कि नहीं, तो क्या सिर्फ इससे ये डायनामिक एनर्जी से नहीं हो रहा? तो ये फुटनोट, हम एक ऐसे तीखे क्वेश्चन हमारे और आते ही रहेंगे, हमें इसके ऊपर सोचना है, अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ये ऐसे तीखे क्वेश्चन क्यों आ रहे, तो क्यों, ताकि हम अपनी लॉजिक को और खोल सके, हमारी इंटेलिजेंसी को और खोल सके, धीरे धीरे फिर हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से इस आइडियाज को, जो हनुमान सर सिखाना चाहते, जब तक हमें
प्रैक्टिकल पार्ट तक पहुंचेंगे तब तक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा थोड़ा खुल चुका होगा और फिर हम उस प्रैक्टिकल बातों को गहराइयों से समझेंगे। तो ये तीखे क्वेश्चन इसलिए है ताकि हम सब जगह जो जहाँ-जहाँ जिस लेवल पे होगा, वहाँ से उसको ढिंढोरा जा रहा है हनुमान सर के द्वारा ऐसे क्वेश्चन से। तो क्या ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है? तो हमें क्लियरली इन सवालों का जवाब खुद को देना है, ना ही किसी और को पूछना है। बस खुद को ही पूछते रहो कि तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों? आपको क्लियर कट उसकी जवाब मिल जाएगी। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।